चलिए दोस्तों, आज फरवरी माह के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को शपथ दिलाया गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन बी आदर्श नगर विधानसभा, ऑप्शन सी शालीमार बाग विधानसभा या ऑप्शन डी रोहिणी विधानसभा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो संपन्न हुआ है दिल्ली विधानसभा का चुनाव, उसमें जो है बीजेपी ने वहां पे जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी को हराते हुए, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को वहां नियुक्त किया गया है। और रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव जीती है। कहाँ से? शालीमार विधानसभा सीट से चुनाव जीती है। जबकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव हारे हैं। कहाँ से? दिल्ली विधानसभा से। और इनको हराया कौन है? इनको हराया है प्रवेश वर्मा। कौन हराया है? प्रवेश वर्मा हराया है। तो चलिए अब जानते हैं रेखा गुप्ता के बारे में कुछ अगले स्लाइड के माध्यम से। देखिए, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये रेखा गुप्ता जो है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी है। और यह ओवरऑल जब बात करें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम की, तो वहाँ पे बीजेपी को टोटल 48 सीट प्राप्त हुआ और आम आदमी पार्टी अर्थात आप को जो है 22 सीट प्राप्त हुई। जबकि जो है कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुआ और अन्य को भी 0 सीट प्राप्त हुआ। टोटल वहाँ पे 70 सदस्य विधानसभा सीट हैं। तो इन बातों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन से जूझ रहे मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर पद से त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन ए पेमा खांडू, ऑप्शन बी बीरेन सिंह, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन डी साहिब सिंह वर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बीरेन सिंह। जबकि अजय कुमार भल्ला की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल थे। कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए मणिपुर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को जानते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से। तो यदि मणिपुर की बात करें तो इसे 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1972 में। वहीं यदि बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो यह 11वां अवसर है जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कौन सा अवसर है? 11वां अवसर है। यदि वहाँ बात करें कि किस मुद्दे को लेकर के वहाँ पे संघर्ष हुआ जिसके कारण जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो हाल ही में जो है वहाँ के जो है हाईकोर्ट द्वारा 10 वर्ष पुरानी जो है मेतेई समुदाय को जो है जनजाति में शामिल करने को लेकर के जो है वहाँ पे संघर्ष हुआ, जिसके कारण जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अर्थात ये जो है जनजाति समुदाय नहीं है, कौन? मेतेई, लेकिन उनको जो है जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था, जिसका अनुसरण करने के कारण जो है राज्य में जो है दंगा फैल गया और वहाँ पे जो है मजबूरी बस राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए विजय दुर्ग, ऑप्शन बी विजय स्तंभ, ऑप्शन सी फोर्ट किला या ऑप्शन डी फोर्ट लैंड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके अब जो है विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के पश्चात किन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात होगा। ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है। कहाँ पे है? आर्टिकल 44 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस व भारत की सह अध्यक्षता में एआई एक्शन समिट का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन सी पेरिस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2025 की रिपोर्ट भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का रैंक 96 है। कितना है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का रैंक 96वां है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कहता है कौन है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी डेनमार्क। दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, जिसमें भारत को जो रैंक प्रदान किया गया है वह कितना प्रदान किया गया है? इंडिया का रैंक 96 है, जिसमें पहला रैंक किसको है? तो पहला रैंक जो है डेनमार्क को प्रदान किया गया है। वहीं बात करें दूसरा रैंक की, तो दूसरा रैंक जो है किनको दिया गया है? फिनलैंड को। और तीसरा रैंक किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सिंगापुर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट में अपना पूरा योगदान कितनी धनराशि के रूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दिया है? ऑप्शन ए 3.76 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 4.76 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 6 करोड़ डॉलर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए 3.76 करोड़ डॉलर जो है अपना योगदान जमा कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी मस्कट। ओमान के मस्कट में जो है दोस्तों ये 8वां हिंद महासागर का सम्मेलन जो है संपन्न हुआ। इसका थीम की यदि बात करें तो थीम क्या था? तो थीम था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, नए क्षितिज की यात्राएं। इसकी थीम क्या थी? थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेने के लिए नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह किनका स्थान लेगा? ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1961 का, आयकर अधिनियम 1971 का, आयकर अधिनियम 1981 का या ऑप्शन डी आयकर अधिनियम 1991 का। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो है आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। आयकर विधेयक 2025 की यदि बात करें तो यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें जो है सूद कर मूल्यांकन वर्ष के स्थान पर जो है टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग किया गया। किसके स्थान पर? सूद कर मूल्यांकन वर्ष के स्थान पर टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में बागवानी का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 के अनुसार कितना रहा? ऑप्शन ए 350 मिलियन टन, ऑप्शन बी 362.09 मिलियन टन, ऑप्शन सी 380 मिलियन टन या ऑप्शन डी जो है 410.09 मिलियन टन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 362.09 मिलियन टन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच 54 वर्षों के पश्चात ऐसा पहला अवसर देखा गया है जब सरकारी स्तर पर व्यापारिक लेन देन हुआ? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान बांग्लादेश या ऑप्शन डी बांग्लादेश चीन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच ऐसा पहला अवसर हुआ जब 54 वर्षों के बाद सरकारी स्तर पर जो है व्यापारिक लेन देन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग के पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ओडिशा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं यदि बात करें छत्तीसगढ़ का तो ये सेकेंड स्थान प्राप्त किया है। गोवा की बात करें तो यह थर्ड स्थान प्राप्त किया और ये तीनों जो है अचीवर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? अचीवर श्रेणी में है। ये तीनों जो है अचीवर श्रेणी में है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ और गोवा तीनों अचीवर श्रेणी में है। प्रथम स्थान ओडिशा ने प्राप्त किया है। यदि बिहार की बात करें तो ये बिहार का जो है इस लिस्ट में 13वां पोजीशन है। कौन सा? 13वां पोजीशन है और ये परफॉर्मर श्रेणी में आता है। किसमें? परफॉर्मर श्रेणी में आता है। बिहार परफॉर्मर श्रेणी में और रैंक 13वां है। यदि बात करें कि सबसे निचला रैंक कौन सा है तो सबसे निचला रैंक जो है सबसे नीचा कौन है? तो ये पंजाब है। सबसे नीचा कौन है?
पंजाब है, और इनको जो रैंक मिला है वो कौन सा मिला है, 18वां रैंक मिला है। कौन सा रैंक मिला है, 18वां है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में घोटालों के चलते महाराष्ट्र के किस बैंक के कारोबार पर रोक लगा दिया गया है। ऑप्शन ए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंधन बैंक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो है रोक लगा दिया गया है। किसके कारण, तो घोटालों के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उसके लेखक से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शोरी, ऑप्शन सी ऑर्बिटल सामंथा हार्वे, या ऑप्शन डी विल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, तो इस अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पूछा कि कौन सा जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार 2025 के तहत एल्बम ऑफ द ईयर के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए केंड्रिक लेमर को, ऑप्शन बी बियोंसे को, ऑप्शन सी चैपल रोआन को, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार 2025 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर के लिए बियोंसे को जो है पुरस्कृत किया गया है। और इसको किस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो इसको काउ बॉय कार्टर के लिए, किसके लिए, काउ बॉय कार्टर के लिए, काउ बॉय कार्टर के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और केंड्रिक लेमर की यदि बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द केंड्रिक लेमर को जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। किसके लिए, नॉट लाइक अस के लिए, और नॉट लाइक अस के लिए दिया गया है। और नॉट लाइक अस को सर्वश्रेष्ठ गीत भी इसके अंतर्गत चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 9 नाटो राष्ट्रों का संयुक्त युद्धाभ्यास स्टीडफास्ट डार्ट 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी ग्रीस, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों हाल ही में जो है 9 नाटो राष्ट्रों का संयुक्त युद्धाभ्यास स्टीडफास्ट डार्ट जो है वह रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस तीनों देशों में आयोजन हुआ। तो इस अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन T20 मैचों में 135 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय क्रिकेटर की सर्वोच्च पारी का रिकॉर्ड बनाया है। किस श्रृंखला में, T20 श्रृंखला में। ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी KL राहुल, या ऑप्शन डी रोहित शर्मा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन विश्व चैंपियन गुकेश डी को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का विजेता बन गया है। ऑप्शन ए डिंग लिरेन, ऑप्शन बी प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी थाई दाई वेन न्यूगेन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात प्रज्ञानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड ने जो है ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, या ऑप्शन डी केरल। दोस्तों हाल ही में जो है नई दिल्ली के मौसम विभाग में, कहाँ पे, नई दिल्ली के मौसम विभाग में जो है नई दिल्ली के मौसम विभाग में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के तहत किन व्यापक मापदंडों के आधार पर 100 जिलों को चयनित करके उनका विकास किया जाएगा। कितने जिलों का चयन किया जाएगा, तो 100 जिलों का चयन किया जाएगा और इनका विकास किया जाएगा। किस आधार पे, पहला
कम उत्पादकता के आधार पे, दूसरा मध्यम फसल तीव्रता के आधार पे, तीसरा औसत से कम ऋण मापदंड के आधार पे, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी के आधार पे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों के आधार पर जो है इसका 100 जिलों का चयन करके जो है उनका विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के बारे में चलिए कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं। यदि प्रधानमंत्री धन धान योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 से शुरू होगा, यह होकर के 6 वर्षों तक लागू होगा। कब से? 2025-26 से शुरू होकर के 6 वर्षों तक लागू होगा। और इसके अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। कितने? 24,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे और ये 6 वर्ष तक लागू रहेगा। तो इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। प्रधानमंत्री धन धान योजना जो है 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर अंतिम किसान तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगा। कितने केंद्रीय योजनाओं को जोड़ेगा इसमें? 11 मंत्रालय की 36 केंद्रीय योजनाओं को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। कौन सा कलाकृति भेंट किया है? तो डोकरा कलाकृति भेंट किया है। कहता यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से डोकरा कलाकृति का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका हाल ही में समापन हुआ है, इन खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड जो है इस पर शीर्ष रहा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ समापन हुआ था? सॉरी कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा मित्रा नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी सेवी, या ऑप्शन डी फेसबुक। दोस्तों इसका सही आंसर है सेवी द्वारा जो है मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यदि मित्रा की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पनामा जो है चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम भारत युवा पेशेवर योजना के अनुसार कितने वर्ष तक ब्रिटिश और भारतीय दोनों नागरिकों को दूसरे देश में रहने, अध्ययन करने, यात्रा करने और काम करने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 4 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंधों में परिवर्तन ट्रस्ट पल का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन ए यूएस इंडिया ट्रस्ट पल, ऑप्शन बी हिंद महासागर ट्रस्ट पल, या ऑप्शन सी ट्रंप मोदी ट्रस्ट पल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएस इंडिया ट्रस्ट पल कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में निजी संपत्ति का अधिग्रहण मुद्दा को लेकर इस वर्ष वहां होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार किया है? ऑप्शन ए अमेरिकी विदेश मंत्री, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई की विदेश मंत्री, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस प्रकार के शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय खोजा है, जिसे आइंस्टीन वलय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन डी जाक्सा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस तरह की खोज की है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 को पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहाँ पहले एवं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऑप्शन ए मार्सिले के मजार ग्यूस युद्ध कब्रिस्तान में, ऑप्शन बी लॉरेन अमेरिकी कब्रिस्तान में, ऑप्शन सी ब्रोम्फे फार्म सैन्य कब्रिस्तान में, या ऑप्शन डी ओविलर्स सैन्य कब्रिस्तान में। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए मार्सिले के मजार ग्यूस युद्ध कब्रिस्तान होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह प्रश्न आज के इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करना है। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया है बीबीसी की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर। ऑप्शन बी बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान एन चंद्रशेखर। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कहता कि असत कथन की पहचान करना है। दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इस आधार पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए आज हम फरवरी माह के पहले एपिसोड को क्लियर किए। इसके बाद जो है दूसरा एपिसोड हमारा फरवरी माह की करंट का कल आएगा, तो आप लोग उनको भी देखना ना भूलें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।